रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा बेसिक टॉपिक है। जब भी हम किसी चीज़ में ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी स्पेशलिटी में, तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक को पढ़ते हैं, एबीसी को पढ़ते हैं। एंडोडोंटिक्स एक स्पेशलिटी है जो रूट केनाल से रिलेटेड है। उसका जब हमने डायग्नोसिस करना है किसी भी डिजीज़ का, तो हमें बेसिक आनी चाहिए और बेसिकली चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है। अब कैसे क्लासीफाई किया जाता है? बहुत ही सिंप्लीफाइड किया हुआ है। न्यू टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है जो लेटेस्ट इंटरनेशनली यूज हो रही है। सबसे पहले किस चीज़ को क्लासीफाई करेंगे? पल्पल डिजीजेस को। पल्प की क्लासिफिकेशन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिस्ट के रेफरेंस से। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ पल्पल डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ पल्पल डिजीज आ जाती है। इसमें सबसे पहले नॉर्मल पल्प। नॉर्मल पल्प यानी कि हेल्दी पल्प, जिसके अंदर ए डेल्टा और नर्व सी फाइबर्स होती हैं। नर्व फाइबर ए डेल्टा और सी फाइबर होती है। इसमें माइल्ड सी सेंसिटिविटी होती है। जब आप कोई ठंडा या गर्म खाते हैं तो हल्का सा फील होता है, माइल्ड सा, क्योंकि ये नॉर्मल है। जो एक हेल्दी पल्प की सेंसेशन या फीलिंग। अब सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है? रिवर्सिबल पल्पाइटिस। अब हेल्दी पल्प से रिवर्सिबल पल्पाइटिस का जो सफ़र है वो किस तरह होता है? दांत में कीड़ा लगने की वजह से हो सकता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है, दांत में क्रैक आने की वजह से हो सकता है, मसूड़ों के मसलों की वजह से हो सकता है, उससे कम्युनिकेशन की वजह से। रिवर्सिबल जैसे नाम से जाहिर है कि सही हो सकता है। इसका इलाज क्या है? फीलिंग से सही हो सकता है। और इसकी अलामत क्या है? इसमें सीवियर पेन होगा, एक्यूट होगा, सडन सीवियर पेन होगा, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। जैसे ही आपने कोई ठंडी आइसक्रीम या ठंडा पानी पिया है, जैसे ही आप स्टिमुलस को रिमूव करेंगे तो दर्द या सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल पल्पाइटिस। यानी आपका पेन फौरन खत्म हो जाता है। जैसे ही आपने ठंडा पानी पी के साइड पे रख दिया या आइसक्रीम खा के साइड पे रख दिया, तो आपका पेन फौरन ही रिजॉल्व हो जाएगा। ये आपका रिवर्सिबल है और इसे हम सिंपल फिलिंग से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग से रिजॉल्व कर सकते हैं। थर्ड नंबर आप देखते हैं। थर्ड पे आ जाता है सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। अब नाम से जाहिर है, सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि पल्प वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ सकता। इरिवर्सिबल एक डैमेज हो चुका है। और इसकी वजह से कौन सी फाइबर एक्टिवेट हुई है? सी फाइबर्स। रिवर्सिबल में ए डेल्टा फाइबर एक्टिवेट हुई थी और इरिवर्सिबल में आपकी सी फाइबर एक्टिवेट होती है। उसकी वजह से क्या अलामत होती है? बहुत सीवियर पेन होगा। आपने कोई ठंडा या गर्म खाया, उसके बाद भी पेन लिंगर करेगा, परसिस्ट करेगा। मोर देन 10 सेकेंड जो पेन परसिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। सिम्टोमेटिक। ऑल टर्मिनोलॉजी यूज होती थी एक्यूट पल्पाइटिस के नाम से। रिसेंट कौन सी यूज हो रही है? सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। इसका ट्रीटमेंट रूट केनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इसमें फीलिंग नहीं कर सकते। इसमें पेशेंट प्रेजेंट होगा, उसके सर में दर्द होगा, कान में, गर्दन में, पूरे फेस, इस तरह मुंह पे हाथ रखे आएगा। वो लोकेट नहीं कर सकता कि इस स्थान में दर्द, पिन पॉइंट या हाईलाइट नहीं कर सकेगा उसे इस पर्टिकुलर टूथ के अंदर पेन है। तो ऐसे केस में आपको क्या करने पड़ेगा? रूट केनाल ट्रीटमेंट। अब फोर्थ आ जाता है एसिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। अब ये भी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक है। और टर्मिनोलॉजी में से क्रॉनिक कहा जाता है। अब इसे डायग्नोज करने के लिए हमें प्रोवोक करना पड़ेगा, हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। पल्स सेंसिबिलिटी टेस्ट, जैसे हीट टेस्ट है, कोल्ड टेस्ट है, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट है, उससे इसे स्टिमुलेट करना पड़ेगा जिससे उसका पेन प्रोवोक होगा, जिससे हम प्रूव कर सकेंगे ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। इसका भी डेफिनेट ट्रीटमेंट रूट केनाल ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पल्पल नेक्रोसिस। नेक्रोसिस। अपनी नेक्रोसिस क्या चीज़ है? नेक्रोस्ड होना किसी चीज़ का। नेक्रोसिस का मतलब है गल जाना। जब हमारा हेल्दी पल्प या उसके बाद इन्फ्लेम्ड हुआ और उससे अगली स्टेज नेक्रोसिस, गल गया सारा, डेड हो गया। डेड होने का उसकी सेंसेशन खत्म हो जाती है,
उसमें ठंडा गर्म लगना ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद उसके टॉक्सिन जो होंगे वो नीचे पेरीएपिकल एरिया में इन्फेक्शन करेंगे। तो पल्पल नेक्रोसिस की भी क्या ट्रीटमेंट है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसकी करेंगे। इसके बाद अगर प्रीवियसली ट्रीटेड ऐसा केस है जिसमें पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चुकी है, उसके बाद भी पेशेंट को मसला है, जैसे कोई मिस्ड कैनाल की वजह से या प्रॉपर रूट कैनाल नहीं हुई, उसकी परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी दोबारा रीट्रीटमेंट करनी पड़ेगी ऐसे केस। और लास्ट हमारा ये पल्पल क्लासिफिकेशन में जाता है प्रीवियसली इनिशिएटेड थेरेपी। प्रीवियसली इनिशिएटेड, अब प्रीवियसली इनिशिएटेड नाम से उसके जाहिर है कि पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है उसका, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे पल्पेक्टमी हो चुकी है लेकिन ऑब्चुरेशन नहीं हुई, तो उसमें आपको उसकी रूट कैनाल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यार सारे 1 बाय 1 मैंने बता दिए आपको। पल्पल क्लासिफिकेशन: नॉर्मल पल्प, रिवर्सिबल पल्पाइटिस, सिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, एसिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, पल्पल नेक्रोसिस, प्रीवियसली ट्रीटेड एंड प्रीवियसली इनिशिएटेड थेरेपी। ये टोटल आपकी सारी पल्पल क्लासिफिकेशन थी। अब पल्प के बाद उससे अगला स्टेप क्या रहेगा, पेरीएपिकल। जब दांत की रूट खत्म होती है उससे अगला हिस्सा क्या रहता है, पेरीएपिकल टिश्यूज, उसकी अपनी क्लासिफिकेशन है। उसमें नंबर 1 कौन से आएगी, नॉर्मल एपिकल टिश्यूज। सबसे पहले तो हेल्दी या नॉर्मल एपिकल टिश्यू किस तरह के होंगे, टीथ विद नॉर्मल पेरीरेडिकुलर टिश्यू, यानी उसकी पेरीएपेक्स नॉर्मल है, नो सेंसिटिव टू परकशन और पेल्पेशन, उसे प्रेस करने टच करने पे पेन नहीं होगा। लैमिना ड्यूरा, जो रूट के इर्द गिर्द वाइट लाइन होती है, लैमिना ड्यूरा इंटैक्ट होगा, और पेरिडोंटल लिगामेंट स्पेस भी इवन होगी, यूनिफॉर्म होगी, वाइडन नहीं हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें किसी शो करेंगी, नॉर्मल पेरीएपेक्स को। उसके बाद आ जाता है सिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस, जिसे पहले एक्यूट एपिकल पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, पेनफुल इन्फ्लेमेशन अराउंड द एपेक्स, रूट की एपेक्स के इर्द गिर्द सीवियर इन्फ्लेमेशन होगी, टच करने में पेशेंट को सीवियर पेन होगा, और लोकलाइज इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट विद इन द पेरिडोंटल लिगामेंट फ्रॉम पल्प। पल्प से जो टॉक्सिन है लिगामेंट को इन्वॉल्व करके उसे हाईली इन्फ्लेम्ड बना देंगे। उसके बाद आ जाता है एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस, जिसे पहले क्रॉनिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस कहा जाता था। इसमें सिम्टम नहीं होगी क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन रेडियोग्राफिकली एपिकल रेडियोलिसेंसी होगी, एनरोब्स होंगे उसमें, और पल्पल नेक्रोसिस होगा, जो वेरीफाई किससे होगा, पल्प सेंसिबिलिटी टेस्ट से। इसके बाद फोर्थ आ जाता है एक्यूट एपिकल एब्सेस, एक्यूट भी है और एब्सेस भी है। एक तो स्वेलिंग होगी, उसमें फेशियल स्वेलिंग हो सकती है, सीवियर पेन होगा, और पुरुलेंट एक्सुडेट पस आ रही होगी दांत की एपेक्स वाले एरिया से। इसके बाद आ जाता है क्रॉनिक एपिकल एब्सेस। अब ये क्रॉनिक है, इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉनिक है, ड्रेनिंग साइनस ट्रैक होगा उसमें, जिसे हम साइनस को ट्रेस भी कर सकते हैं जीपी पॉइंट से, साइनस ट्रेसिंग जिसे कहते हैं। लास्ट आ जाता है कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस, रूट के इर्द गिर्द जो बोन होती है और कंडेंस हो जाती है, वाइट हो जाती है, डेंस हो जाती है स्लो इरिटेशन के रिस्पॉन्स में। ये देखो डिफ्यूज रेडियो पेक या वाइट लीजन बनी होगी, रिप्रेजेंट लोकलाइज बोनी रिएक्शन टू लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस यूजुअली सीन एट एपेक्स ऑफ द टूथ। तो ये सारे हमारे पेरीएपिकल थे, नॉर्मल पेरीएपिकल टिश्यूज। उसके बाद सिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस, एसिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरिडोंटाइटिस, उसके बाद एक्यूट एपिकल एब्सेस थी, क्रॉनिक एपिकल एब्सेस, एंड लास्ट इज कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस। इन सब का डेफिनेट ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल में पल्पेक्टमी करनी पड़ेगी हमें, पल्प का रिमूवल कंप्लीट, इरिगेशन सोडियम हाइपोक्लोराइड से 2.5%। उसके बाद इंट्रा कैनाल मेडिकमेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्चुरेशन अच्छी तरह कम्पैक्ट करके ऑब्चुरेशन, और कोरोनल सील उसकी फुल कवरेज क्राउन के साथ दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा इन्फॉर्मेटिव और बेसिक था कि पल्पल और पेरीएपिकल डिजीजेस कौन कौन सी होती है, उनकी क्या अलामत और उनका डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है। अब मेरे चैनल को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको देता रहूँ। थैंक यू।